complying to the orders of the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जी आप इसको वैलिडेट करवाएं, तो लिहाजा हम लेके जा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप इसको आइन के हिसाब से देखें, there was no need, कानून था जिसकी 120 दिन उसकी उम्र थी, वो उसको वैलिडेट नहीं किया, उसको कायदे से वहीं मर जाना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवाइव किया है और कहा है कि आप इसको क्या कहते हैं लेके जाएं कोर्ट में, असेंबली में इसको वैलिडेट करवाएं, और फिर इसकी जुडिशियल रिव्यू का भी हक उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है। सो प्लीज लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, अदरवाइज मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा तो फिर इट वुड टेंट अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अच्छा चले, सही है, ठीक है, हम आपको मजबूर नहीं करते। आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो NRO की वजह से ही आई है। जी देखिए, ये NRO का निफाज हुआ है तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुल्क में आई हैं। अच्छा, ये NRO का निफाज हुआ है तो परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी वर्दी उतारी है, जो कि नहीं उतारे थे। ये NRO का निफाज हुआ था तो या नवाज शरीफ इस मुल्क में आ सके, ये याद रख। और ये इस NRO की वजह से हुआ है कि ये वाले इलेक्शंस जो 2008 में हुए हैं, दे आर कंपैरेटिवली फ्रीयर फ्रॉम रिगिंग देन द अर्लियर वंस। जी, रुदात खान साहब फौजिया साहब कह रही हैं कि जो है, मैं आपकी बात समझ गया, कंप्लीट। उसमें एक शिक ऐसी भी है आपके पास, अगर NRO रखा हुआ है जो कि इलेक्ट्रल प्रोसेस के बारे में भी कुछ हिदायत दे रहा है। और जो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम पिछले इलेक्शंस में बने हुए होता था कि अभी इलेक्शंस को कंपाइल नहीं होते हैं, उनको लूज रखा जाता है, फिर जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो वहां तब्दीली कर दी जाती है। वी इंश्योर्ड इस कानून के तहत कि जो जीता है उसी को सीट मिलेगी, ये नहीं कि जब वो वहां इलेक्शन कमीशन में जाएगा या रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगा तो इलेक्शंस को चेंज कर दिया जाएगा। रुदात खान साहब, जब इलेक्शंस हुए थे और जब लोगों ने वोट दिया था तो लोगों को तो पता था कि ये NRO के तहत जो है हमारे सियासतदान इधर आए। अगर उनको पता था तो ना वोट देते वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अब किस बात का इतना शोर करने लगे हुए हैं? ये इन डिफेंस ऑफ फौजिया वहाब साहिबा आपके लिए नहीं, मेरा मतलब ये नहीं जी, वोट आपको लोग मिल गए हैं, लेकिन वोट का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप जाकर के बैंक को लूटें और लूट और प्लंडर करें। और लेकिन ये जो सारे केसेस हैं ये तो पहले के थे, ये बाद में जो प्लंडरिंग या करप्शन है वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। लोगों को सारे केसेस का पता था, ये बिल्कुल एक ओपन बुक थी, तो अब क्यों शोर कर रही है पाकिस्तानी अवाम? लेकिन जी अब तो देखें, ये वो पाकिस्तान नहीं है जी, ये अब पाकिस्तान बदल गया है जी। कभी आपने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर वो कला निकलेंगे, सिविल सोसाइटी वाले निकलेंगे, 1000 में लोग निकलेंगे और वो डिमांड करेंगे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली और कहेंगे कि गो मुशर्रफ गो। ये तो कभी हुआ ही नहीं तो पाकिस्तान की तारीख में। 2 लाख लोग जिन्ना एवेन्यू के ऊपर निकल आए थे इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में तो यहाँ 15-20 लोगों से ज्यादा किसी सड़क पे लोग कभी निकलते नहीं थे। जमाना बदल गया है जी, अब जमाना बदल गया है, अब वो पुरानी बातें खत्म हो गई हैं जी। अब जो है बात यह है कि अगर केसेस झूठे हैं, एलिगेशन झूठे हैं, इनको चाहिए कि ये जाकर के फेस करें कोर्ट को, एंड दे मस्ट गेट ए फेयर ट्रायल, दे मस्ट गेट ए फेयर ट्रायल, एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट दे विल गेट ए फेयर ट्रायल जी। फौज की क्या टेक है NRO के ऊपर? आपको कुछ मालूमात है? वो बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाह रही है या कि अंदर ही अंदर उनके भी अपने कोई खदशात या वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? मेरा तो उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है और न उन्होंने कोई पब्लिकली ऐसी कोई बात कही है NRO के मुतालिक जी। चीफ फौज आप साहब, आपके कुछ मालूमात, फौज का क्या टेक है इस बारे में या वो न्यूट्रल रह रही है इसमें? फौज का वो काम है जो फौज वो कर रही है जो उसका काम है। प्लीज ठीक है, मतलब फौज इन्वॉल्व नहीं है, फौज इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि ये जो NRO है ये मुल्क के मसाइल का हल है? नहीं, हम तो इसको मुल्क के मसाइल का हल नहीं समझते, लेकिन हाँ हम समझते हैं कि मुल्क में सियासी इंतकाम को खत्म होना चाहिए और हमने तो सियासी इंतकाम की फिजा को खत्म कर दिया है और हम नहीं चाहते हैं कि उसको रिवाइव किया जाए, क्योंकि इससे इतनी एक्रेमनी माहौल में पैदा होती है जो हम अब नहीं चाहते। ना ये इस वक्त मुनासिब चीज होगी। जिस तरह के हालात पाकिस्तान फेस कर रहा है, जिस तरह की वो जंग फेस कर रहा है, उसमें इस तरह की बातों को आना नहीं चाहिए था। ये तो चीफ जस्टिस साहब का हुक्म था तो किया जा रहा है।
फौजी वहाब साहब, मेरा एक सवाल है कि कायमा कमेटी नेशनल असेंबली की, उसमें जो प्रपोर्शन है उसके मेंबरान की, वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। जो आप लोगों की सीट्स हैं, आप लोगों के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त जो है वो 9 अरकान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 4 और क्यू के 3 है, जबकि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी प्रोपोर्शन से होता, लेकिन पाकिस्तान जो प्रोपोर्शन से होता है। आपकी जो इसे मैं अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपका जवाब सुनूंगा कि जो आप लोगों की सीट्स हैं कौमी असेंबली में सारी पार्टीज की, उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी को 6, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 4 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की 3 जो है वो मेंबरान की तादाद बनती है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये इंसाफ और जमहूरियत के तकाज़ों की नफी है? आप कौन होते हैं वहाँ बैठ के इस तरह की बात कहने वाले? आपको हक़ाइक़ का पता नहीं है, आप प्लीज इस तरह ना करें। नहीं, मैं आपके पार्टी की प्रपोर्शन जो आपके पास स्टैंडिंग कमेटी की जो कवायद और ज़वाबित आपके पास है, ना आपके पास रूल्स एंड प्रोसीजर मॉडल, तो आपने ये किस तरह ये बात कह दी है? आप ऐसे किस तरह से कह सकते हैं कि मेरे पास नहीं है? नहीं होगा आपके पास। बात यह है कि जिस प्रोपोर्शन से क्या कहते हैं लोगों को सीट मिलती है, उसी प्रोपोर्शन से उनको नुमाइंदगी मिलती है स्टैंडिंग कमेटी में। 17 मेंबर होते हैं टोटल, उसमें से क्या कहते हैं मेजॉरिटी उसको होती है जिसकी मेजॉरिटी है, ठीक है ना। जैसे मैं स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन हूं, तो मेरे पास 17 मेंबर है, इसमें मिनिस्टर साहब को निकाल दे तो 16 मेंबर हैं। तो 8 हमारे पीपल्स पार्टी के हैं, 4 मुस्लिम लीग के हैं, 1 क्या कहते हैं आपका MQM का है, 1 आपकी क्या कहते हैं फाटा के मेंबर्स हैं, और 1 आपके JUI के नुमाइंदे हैं। दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स। अच्छा, तो फिर ये आप इसको स्टडी करें, फिर उसके बाद में अपना फतवा जारी करें। नवीद कमर साहब को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि एक तो वो बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, और ही इज बीन रिटर्निंग टू द असेंबली फॉर द लास्ट 20 years, नंबर 1। नंबर 2, अजरा फजल साहिबा जो थी वो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की बहन है, तो चूंकि वो उनका पर्सनल वो हो गया है, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आने का अंदेशा था, तो लिहाजा उन्होंने खुद अपने हिसाब से तय किया कि मैं इसमें नहीं बैठूंगी, आई विल बी आउट, और उनकी जगह नवीद कमर साहब को लाया गया। दैट्स इट। बहुत अच्छी सोच है। रिदात खान साहब, आखिर में आप कैसे देख रहे हैं मुल्क की सियासत को 28 नवंबर के बाद? मैं तो जी मुझे तो बहुत फिक्र है जी, बहुत फिक्र है मुझे। द कंट्री क्या होने जा रहा है? इज इन डीप ट्रबल जी, डीप ट्रबल। आप अंदाजा लगाएं जी, एक तरफ जो है तमाम ट्राइबल एरिया जो है वो टर्बुलेंस में है जी। अमेरिकन जो है वो रोजाना हमारे एयर स्पेस को वायलेट करते हैं, और उनके ड्रोन्स आते हैं और हमारे विलेजेस के ऊपर और लोगों के ऊपर बमबारी करते हैं। उनको बेगुनाह लोग, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान, उनको शहीद करते हैं। अब तो वो हमारी गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट करना भी छोड़ दिया है जी। तो ये किस किस्म की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है जी? कैसी इंडिपेंडेंस है जी? ये क्या सॉवरेंटी है जी? हिंदुस्तान के ऊपर एक जहाज गया है, फैसल साहब, एक जहाज गया है अमेरिकनों का, उनके जेट फाइटर्स ऊपर गए, उन्होंने नीचे उतरो, लैंड इमीडिएटली जी। उसके बाद 4 घंटे उनकी ग्रिलिंग की। व्हाई डिड यू वायलेट आवर एयर स्पेस? हाउ डेयर यू वायलेटेड आवर एयर स्पेस? इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट मुल्क जी। ये क्या इंडिपेंडेंट मुल्क है? अभी प्रोटेस्ट भी नहीं करते हैं, फॉर्मल प्रोटेस्ट भी नहीं करते हैं जी। चीफ फौजिया वहाब साहिबा, आप कैसे देख रही है मुल्क की सियासत को 30 नवंबर के बाद? मैं मुल्क की सियासत को समझती हूँ कि बहुत इसके ब्राइट फ्यूचर है, और आई एम बेसिकली ए वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, और मैं समझती हूँ पाकिस्तानी कौम में, पाकिस्तानी रियासत में इतनी रेजिलियंस है, इतनी स्ट्रेंथ है कि वो हर तरह का प्रेशर, हर तरह का थ्रेट को सह सकती है। और इस वक्त जो पाकिस्तान के सामने जो चैलेंजेस हैं, उसको मैं समझती हूँ जिस तरीके से पाकिस्तान टैकल कर रहा है, कोई और मुल्क ने इस तरह नहीं टैकल किया। आपके सामने है, जहां जहां अलकायदा घुसी है वो मुल्क तबाह बर्बाद हो गए हैं। इथियोपिया, सोमालिया, इराक, अफगानिस्तान, ये वो ममालिक हैं जहां पर अलकायदा घुसी और उनको तबाह करके रख दिया। दो स्टेट हैव विदर्ड अवे।
But Pakistan, by the grace of God, is there and they are fighting. They have shown what they are and how we are going to overcome this big challenge.